आज के क्लास में आप सभी स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं चुंबकीय गुणधर्म, यानी कि संक्रमण धातुओं के अभिलाक्षणिक गुण के अंतर्गत आप चुंबकीय गुणधर्म पढ़ने जा रहे हैं। तो संक्रमण धातुओं के चुंबकीय गुणधर्म को पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी चुंबकीय प्रकृति के बारे में होना चाहिए। और वो बेसिक जानकारी ये है कि इस धरती पर दो तरह का पदार्थ होता है। मुख्यतः चुंबकीय गुणों के आधार पर पदार्थ को अगर वर्गीकृत करें तो दो प्रकार का होता है। एक होता है अनुचुंबकीय और एक होता है प्रतिचुंबकीय। वह पदार्थ जो चुंबक से आकर्षित होता है उसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं, और जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है या आकर्षित नहीं होता है उसको प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अनुचुंबकीय को इंग्लिश में पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय को डायमैग्नेटिक कहते हैं। ध्यान देंगे, हमने क्या बात बताया, अनुचुंबकीय जो होता है वो चुंबक से क्या होता है, आकर्षित, और प्रतिचुंबकीय चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो यहां पर हम लोग इस थ्योरेटिकल स्टडी जो कर रहे हैं, जो सैद्धांतिक अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग के पास ना चुंबक है और ना ही एलिमेंट, ना ही कोई तत्व, फिर भी कैसे हम उसके चुंबकीय गुणों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपको हम जो मेन कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप किसी एलिमेंट का, आयन का या किसी कंपाउंड का चुंबकीय गुण बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। इसके लिए आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट इतना बात समझते हैं कि अगर किसी विद्युतीय परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगर चुंबक आप लिए हैं तो चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक उसी तरह यौगिक बनता है बहुत सारे तत्वों से, तत्व बनता है बहुत सारे मतलब परमाणुओं से, और परमाणु बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इतना तय है कि सभी तत्वों में, सभी पदार्थ जो होते हैं तत्व से बने होते हैं। तत्व जो है परमाणु से बना होता है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन का बात आता है, आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉन एक सूक्ष्म चुंबक की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन एक मिनी मैग्नेट की तरह कार्य करता है। इस बात को इस क्लास में प्रूफ करने जा रहे हैं। क्या आप लोग को पता है कि एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन भरता है? 2 इलेक्ट्रॉन भरता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटीक्लॉकवाइज। आप इसको क्लॉकवाइज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट में होता है, मोशन में होता है। तो यहां पर आपको समझ में आना चाहिए कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन में होता है तो उसको कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। तो इसको आप इस तरह से दिखाते हैं। और जब कोई एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोशन करता है तो आप उसको डाउन एरो से प्रदर्शित करते हैं, तो ये एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं और इसको क्लॉकवाइज। आपको बता दें कि जैसे चुंबक लेते हैं तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है तो उसके चारों तरफ विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है तो इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, और यही चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय गुण के लिए जिम्मेवार होती है। एक बार फिर से ध्यान देंगे, एक एक बात पर समझने का प्रयास करेंगे। यही मेन कॉन्सेप्ट है, यही से कॉन्सेप्ट ट्रिक निकाला गया है कि जब इलेक्ट्रॉन अपने अक्ष पर घूमता है तो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, और ये चुंबकीय आघूर्ण ही चुंबकीय प्रकृति होती है। आपको बता दें कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिटल में है और वहां पर एक इलेक्ट्रॉन अगर ऑर्बिटल में है तो जितना चुंबकीय आघूर्ण होता है वही चुंबकीय प्रकृति को निर्धारित करता है। लेकिन जब कभी एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कि यहाँ, तो ये क्लॉकवाइज में घूमेगा और ये एंटी क्लॉकवाइज में। ये क्लॉकवाइज में जितना चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा उतना ये एंटी क्लॉकवाइज में उत्पन्न करके उसको निरस्त कर देगा। यानी कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि जब ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, एक अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है, और वो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है तो उसका चुंबकीय आघूर्ण समाप्त नहीं होता है। वो चुंबकीय आघूर्ण चुंबकीय प्रकृति को निर्धारित कर सकता है। लेकिन जब कभी जोड़ा इलेक्ट्रॉन भरा होता है ऑर्बिटल में, तो जितना ये चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन उतना ही चुंबकीय आघूर्ण अपोजिट डायरेक्शन में उत्पन्न करके उसके कैपेसिटी को समाप्त कर देता है, कैंसिल कर देता है। तो यही से ट्रिक निकाला गया है। आप सभी स्टूडेंट दिमाग में इस ट्रिक को रखेंगे कि जिसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन होता है वो अनुचुंबकीय होता है, और जिसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होता है वो प्रतिचुंबकीय होता है। तो यही से ट्रिक निकाला गया कि जिस डी ब्लॉक, जिस संक्रमण धातु के पास
बाह्यतम कक्ष में डी उपकक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन होगा वो चुंबक से आकर्षित होगा, मतलब वो अनुचुंबकीय होगा, और जिसके पास नहीं होगा वो प्रतिचुंबकीय होगा। यानी एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो जरा सपने सोचिए कि डी में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन भरता है, डी उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन अगर पूरा भर जाए तो क्या होगा, एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, क्योंकि सबका जोड़ा लग जाएगा। और इसके विपरीत अगर पूरा डी जीरो हो, ध्यान दीजिएगा, पूरा डी जीरो हो विन्यास, तो डी जीरो होने पर तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब भी डी जीरो और डी 10 विन्यास होगा किसी का, तो क्या होगा, प्रतिचुंबकीय होगा, वो चुंबक से आकर्षित। अब आइए पूरा विस्तृत अध्ययन थोड़ा कर ले पूरे प्रथम संक्रमण श्रृंखला के तत्वों पर, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक। अब आइए कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले का कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10 4s2, 3d10 4s2, 3d1 4s2, और यहां 3d2 हो गया, 4s2 हो गया, यहां 3d3 हो गया, 4s2 हो गया, यहां 3d5 हो जाता है हाफ फील्ड के कारण, 3d5 4s2, 3d6 4s2, 3d7 4s2, 3d8 4s2, 3d10 4s1, 3d10 4s2। जरा ध्यान दिया जाए शुरू से एकदम प्रथम संक्रमण श्रृंखला के प्रथम तत्व स्कैंडियम पर ध्यान दिया जाए, क्या स्थिति है, अनपेयर्ड है कि नहीं है, चुंबक से आकर्षित होगा नहीं होगा। तो यहां देखा जाए 3d1 4s2, क्या इसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन है तो कितना है 1, तो इसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन है 1, ठीक है। अब आइए यहाँ 3d2 स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, ध्यान दीजिए, तो यहां पर कितना अयुग्म इलेक्ट्रॉन मिलेगा 2, 3d2 है तो यहां पर 2 अयुग्म मिलेगा, यहां 3d3 3 अयुग्म, यहां पर आइए टोटल अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 मिल गई। यहां अयुग्म चेक किया जाए, इसका जोड़ा लग गया 5, इसमें चेक किया जाए 4 3 2 0 बल्कि 1 4s1 0। तो क्या देख रहे हैं आप लोग कि स्कैंडियम से जिंक की ओर जाते जाते पहले अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है और फिर घट रही है। आपको एक और प्रूफ दे रहे हैं, मैथमेटिकल प्रूफ दे रहे हैं। आपको बता दे कि चुंबकीय आघूर्ण का जो मेजरमेंट होता है वो एक सूत्र की सहायता से होता है, और ये चुंबकीय आघूर्ण स्क्वायर रूट n+2 होता है, स्क्वायर रूट n+2 होता है, जहां n क्या है, अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या है। अब आप ही बताइए कि अगर n का मान सीधे सीधे 0 हो जाए, d10 और d0 विन्यास के लिए अयुग्म इलेक्ट्रॉन कितना होगा 0 होगा, तो n का मान जब जब 0 रखिएगा तो पूरा म्यू का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप इसी तरह से अगर ध्यान रखेंगे कि जहां पर एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा, और यहां पर अगर n का मान 1 भी आ रहा है, जैसे कि देखिए 1 आ गया स्कैंडियम में, तो म्यू का मान आएगा, और म्यू का मान आना मतलब चुंबक से आकर्षित होना। यानी म्यू क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है, और चुंबकीय आघूर्ण का मान किस पर निर्भर करता है, n पर, और n क्या है, अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक होगी म्यू का मान उतना ही अधिक होगा, और उतना वो चुंबक से जबरदस्त आकर्षित होगा। तो जितनी अधिक संख्या में अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना अधिक होगा, और वो चुंबक से उतना अधिक आकर्षित होगा। तो यहां पर टोटल डिटेल आपके सामने है, प्रथम संक्रमण श्रृंखला का 3D सीरीज ये उपलब्ध है आपके सामने। आप देख रहे हैं चुंबकीय गुणधर्म का अध्ययन कर रहे हैं, जो कि चुंबकीय गुणधर्म शुरू में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, और सीरीज के अंत में जिंक निवास करता है, जिसका चुंबकीय आघूर्ण कुछ नहीं होता है, मतलब ये चुंबक से आकर्षित एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये चुंबक जिंक धातु चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। तो ये बात समझ में आना चाहिए। ऐसे तो केवल डी का भी विन्यास लिया जाता है, और डी के विन्यास से ही बोला जाता है। तो जिसके बाह्यतम कक्ष में 3d10 रहेगा, ठीक है, 4d10 रहेगा, वो चुंबक से आकर्षित नहीं होगा।
तो डी उपकक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन रहने पर वो अनुचुंबकीय, नहीं रहने पर प्रतिचुंबकीय। अब आइए थोड़ा सा सारा डिटेल चेक किया जाए। कॉपर भी नहीं होगा क्योंकि उसका भी डिटेल पूरा खुला है। केवल अयुग्म इलेक्ट्रॉन हम काउंट किए, वहां चुंबकीय गुणधर्म ये चल रहा। देखिए बहुत से डी ब्लॉक के तत्व या संक्रमण धातु या आयन चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, अर्थात चुंबक से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ध्यान देंगे, चुंबक से आकर्षित होते हैं। वैसे पदार्थ जिसके बाह्यतम कक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन स्थित होता है उसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय, जो आप समझ गए। वैसे तत्व या आयन जिनके बाह्यतम कक्ष में अयुग्म इलेक्ट्रॉन स्थित नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकीय, अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। ठीक है। वैसे संक्रमण धातु जिनका बाह्यतम कक्ष विन्यास अपूर्ण भरा होता है, अपूर्ण भरा होता है मतलब D1 से लेकर D9 तक अपूर्ण भरा बोलते हैं। ठीक है, तो वे अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं, एकदम प्रूफ के साथ। वैसे संक्रमण धातु या आयन जिनका विन्यास D0 और D10 होता है वो क्या होते हैं, प्रतिचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। इसके बाद जिस संक्रमण धातु या आयन में जितना ही अधिक अयुग्म इलेक्ट्रॉन स्थित होता है वह उतना अधिक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करता है और वह उतना ही अधिक चुंबक से आकर्षित, जिससे जितना ज्यादा n का मान होगा उतना ही ज्यादा चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न करेगा। ठीक है, और उतना ही अधिक चुंबक से आकर्षित होगा। चुंबकीय गुण को चुंबकीय आघूर्ण के रूप में मापा जाता है, जिसका सूत्र आप देख सकते हैं यहाँ n क्या है, अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या, और इसका सूत्र होता है √n+2। और ये Bm क्या है, जिस तरह बल का मात्रक न्यूटन होता है उसी तरह इसका मात्रक निल्स बोर के सम्मान में बोर मैग्नेटियोन, इसका फुल फॉर्म है बोर मैग्नेटियोन, जो चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक है। जिस तत्व में अयुग्म इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी अधिक है तो आप समझ चुके हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या होता है, 0 होता है। अब आइए थोड़ा सा आज के इस पढ़ाई का कैपेसिटी देख लीजिए कि आपको क्या क्या सिखा दिया। अब से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन से आयन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन मतलब कौन अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, ये आपको बताना है अभी तुरंत। तो कैसे बताएंगे जरा सीख लीजिए। ठीक है, ये कौन अनुचुंबकीय है और कौन प्रतिचुंबकीय। सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्वेश्चन का जवाब लेते ही आपको लगेगा कि नहीं बहुत अच्छा समझ में आया। Zn++ अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, चुंबक से आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित। एक बार फिर से बता दे, हम लोग इस क्लास में ना मैग्नेट लिए हैं ना वो तत्व हमारे सामने है कि हम उसको सटाकर चुंबक से देखें कि आकर्षित हो रहा है कि प्रतिकर्षित। लेकिन हम लोग के पास इतना क्षमता आ गया इस 15 मिनट के क्लास से कि हम लोग बता सकते हैं कि चुंबक से आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित। देख लीजिए कैसे बताया जा रहा है। Zn++ चुंबक से आकर्षित होगा कि प्रतिकर्षित, अनुचुंबकीय होगा कि प्रतिचुंबकीय। तो सबसे पहले Zn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है, शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, आर्गन 3d10 4s2। अब Zn++ का लिखवाइए, 2 इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष से गायब कर दीजिए, तो ये इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन गायब होने पर आर्गन 3d10 आएगा। और 3d10 होने पर आप समझ सकते हैं सभी स्टूडेंट कि एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक भी अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होगा। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सा आयन, कौन सा यौगिक प्रतिचुंबकीय है, कौन नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना होगा, अयुग्म इलेक्ट्रॉन चेक करना होगा। अगर अयुग्म इलेक्ट्रॉन है तो आप क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय। अयुग्म इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन, Mn++ के लिए पहले Mn का लिखवाइए शॉर्ट में, पहले उसका मातृतत्व का पेरेंट का लिखा कीजिए, आर्गन 3d5 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन हटा दीजिए, Mn++ हो जाएगा, आर्गन 3d5। और आप सभी स्टूडेंट समझ सकते हैं कि 3d5 मतलब 1 2 नहीं 5 अयुग्म इलेक्ट्रॉन है इसके पास निश्चित तौर पर। और आप इसके म्यू का वैल्यू भी निकाल सकते हैं √n+2 के माध्यम से। यहाँ n का मान आप 5 रखेंगे और 5 रखेंगे तो निश्चित कोई वैल्यू आएगा, और वैल्यू आएगा तो निश्चित है कि ये चुंबकीय आघूर्ण दिखा रहा है। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब चुंबकीय प्रकृति दिखाएगा। तो इस तरह से आप चुंबकीय, अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थ एग्जाम में क्वेश्चन, आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है। साबित करिए कि MnCl2 प्रतिचुंबकीय प्रकृति, अनुचुंबकीय प्रकृति का है। साबित करिए कि MnCl2 अनुचुंबकीय है कि प्रतिचुंबकीय। तो इसके लिए MnCl2 को आप सभी स्टूडेंट तोड़ देंगे, Mn++ निकलेगा। अब Mn++ का आपके सामने बोर्ड पर उपलब्ध है,
उपलब्ध है कि MnCl2 में Mn++ आयन है और Mn++ का बाद में NH3D5 है, इसके पास अयुग्म इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, इसलिए अनुचुंबकीय प्रकृति का होगा। साबित करिए कि जिंक सल्फेट प्रतिचुंबकीय प्रकृति का है, तो इसको तोड़ दीजिए Zn++। इसलिए हमने आप लोगों से बोला था कि देखिए एक ऐसा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें क्वेश्चन का कमी नहीं है, कहीं से भी क्वेश्चन निकल जाता है, बस कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब ZnSO4 से क्वेश्चन आ गया कि जिंक का साल्ट प्रतिचुंबकीय प्रकृति का होता है, साबित करें। तो ZnSO4 को तोड़ दीजिए, Zn++ का विन्यास लिखिए 3d10 और 3d10 आप समझ रहे हैं कि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है प्रतिचुंबकीय प्रकृति का। आप पढ़ रहे हैं चुंबकीय गुणधर्म, जरूरी नहीं है कि आपका एग्जाम में आएगा कि चुंबकीय गुणधर्म संक्रमण धातु के चुंबकीय गुणधर्म के बारे में लिखे, नहीं आएगा, क्वेश्चन का कमी नहीं है। आयन से क्वेश्चन आएगा, एटम से क्वेश्चन आएगा, यौगिक से क्वेश्चन आएगा कि ये यौगिक अनुचुंबकीय होता है, ये आयन अनुचुंबकीय होता है, ये परमाणु अनुचुंबकीय होता है, ये प्रतिचुंबकीय होता है, साबित करें। तो आपको उसका विन्यास लिखना होगा, इलेक्ट्रॉन चेक करना होगा। क्या आप लोग को समझ में आया आज अच्छे से? कोई दिक्कत? तो पूरा नोट्स आपको ऑप्टिमम केमिस्ट्री क्लास के जो टेलीग्राम चैनल है केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं, उस चैनल के मदद से आप पूरा नोट्स और वीडियो लेक्चर कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू, जा सकते हैं आप लोग।